सो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा मनोविज्ञान का पेपर 1 से संबंधित जो वीडियो थी वो अपलोड हो चुकी है, उसको आप लोगों ने देखा। अब हम बात करेंगे मनोविज्ञान के पेपर 2 के बारे में, जिसका नाम है सोशल साइकोलॉजी अर्थात सामाजिक मनोविज्ञान या फिर समाज मनोविज्ञान। तो जो भी आप उचित समझे आप बोल सकते हैं। तो न्यू मॉडल पेपर होगा है बिल्कुल 2022 के अकॉर्डिंग BA द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए लाभान्वित करेगा है वीडियो। और यहाँ से जितने भी प्रश्न इसमें हमने इंक्लूड करे हैं वह एग्जाम्स में आने की संभावना जो है उनकी बहुत ज़्यादा, चूँकि वह प्रश्न जो हैं जिनको हमने इसमें रखा है वो लगातार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, उनको हमने इसमें कलेक्शन मतलब करके इकट्ठा किया है, मतलब कि उसको हमने आपके मॉडल पेपर में समाहित किया है। तो बस ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षा में आपके आएंगे। तो जल्दी से फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं हमको फटाफट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूं। इससे पहले पेपर 1 की वीडियो आपके सामने पड़ी होगी, उसको आप लोगों ने देखा होगा। पेपर 1 का नाम है साइकोपैथोलॉजी अर्थात क्या होता है जो है विकृति विज्ञान या फिर मनोव्याधि विज्ञान। मैंने आपको बताया होगा प्रश्न पत्र प्रथम का नाम क्या है, साइकोपैथोलॉजी अर्थात मनोव्याधि विज्ञान या मनोविकृति विज्ञान। तो आपने उसको जरूर देखा होगा और नहीं देखा तो देख लीजिए। अब जो है इसके पेपर 1 का एक प्रकार से एक महासंग्राम सीरीज नाम से वीडियो दे दूंगा, पेपर 2 की भी इसी प्रकार से वीडियो दे दूंगा। और दोनों वीडियो आप देख लेंगे तो लगभग आपका तमाम सारा सिलेबस जो होगा आपको बहुत ही कम समय में समझ में आ जाएगा और एक प्रकार से रिवीजन तौर पर आप उस वीडियो को ले सकते हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को समस्त मैं उसमें लेने का प्रयास करते हुए साथ ही साथ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर भी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे हम उस वीडियो में। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बताएंगे कि किस प्रकार से परीक्षा में पेपर पैटर्न होगा और कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने हैं। आइए बात कर लेते हैं जो पेपर 2 के बारे में, जो मनोव्याधि विज्ञान है उसके बारे में। पेपर 1 का जैसा आप लोगों ने देखा होगा, ये आपके सामने थंबनेल था जिसमें हमने इतने इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा कर लिया ऑलरेडी, तो इसको आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में। द्वितीय प्रश्न पत्र का आपके नाम क्या है? द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है समाज मनोविज्ञान अर्थात एक प्रकार से सोशल जो है साइकोलॉजी बोल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि सभी खंडों के नोट जरूर पढ़ना है आपको। नोट पढ़िए कि सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार आपको देना है। खंड आ, यहाँ पर देखिए खंड आ से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग कितने शब्दों में, 50 शब्दों में आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और पेपर में जब आप देखेंगे तो खंड आ बा सा तीनों खंडों में बटा होता है। आ से लघु उत्तरीय, बा से लघु उत्तरीय, सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 का आपको करने होते हैं, 5 दिए होते हैं और लघु उत्तरीय आपको 10 दिए होते हैं, 5 करने होते हैं। और आपको बता दूं जो है बहुविकल्पीय होते हैं वह 10 दिए होते हैं, 10 के 10 आपको करने होते हैं। तो यही बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की, जिनकी सभी को आपको करना है। पहला प्रश्न आपके सामने, समाज मनोविज्ञान की प्रकृति बताइए। समाज मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, समाज मनोविज्ञान क्या है, आपसे आप पूछ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, यह प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रश्न को आप सभी लोग ध्यान में रखें। सामाजिक मनोविज्ञान के महत्व को या उसकी प्रकृति आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम्स में, तो इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा कि समाज मनोविज्ञान है क्या, उसकी प्रकृति क्या है। ओके, क्या समाज मनोविज्ञान विज्ञान है, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो है, बिल्कुल विज्ञान है। क्यों है? समाज मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक है। तो समाज मनोविज्ञान जो है क्या है, एक प्राकृतिक वैज्ञानिक मतलब एक प्रकार से विज्ञान है। यदि विज्ञान के आवश्यक तत्वों पर हम देखें जो है समाज मनोविज्ञान पर, तो यह खरा उतरता है, मतलब कि ठीक ठाक है। समाज मनोविज्ञान में सारे के सारे आवश्यक तत्व लगभग उपस्थित होते हैं, इसीलिए हम इसको विज्ञान की संज्ञा दे सकते हैं। विज्ञान के आवश्यक तत्वों में बात की जाए तो सबसे पहली जो है विषय, किसी भी विषय को विज्ञान साबित करने के लिए 3-4 चीज़ों की आवश्यकता आपको जरूर पड़ती है। पहले तो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होना चाहिए, मतलब कि किसी भी विषय को विज्ञान तभी कहा जा सकता है जब उसकी अध्ययन पद्धतियां जो हैं कैसी हों, वैज्ञानिक हों। समाज मनोविज्ञान की अधिकांश पद्धतियों को आप देखेंगे तो ये वैज्ञानिक है, जैसे कि इसमें निरीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है, प्रयोगात्मक विधि का भी प्रयोग किया जाता है, मनोमिति विधियों का भी प्रयोग इसमें करते हैं, वर्ग श्रेणी जो है मापनी विधियों का भी प्रयोग करते हैं। तो ये सारी की सारी विधियाँ कैसी हैं, सारी की सारी विधियाँ वैज्ञानिक हैं, इसीलिए यह विषय भी वैज्ञानिक है। कौन? जो है समाज मनोविज्ञान जो है। आगे
आगे दूसरी चीज़ क्या होती, दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, दूसरी चीज़ प्रामाणिकता होनी चाहिए। प्रामाणिकता किस प्रकार से, जैसे कि किसी भी विषय को विज्ञान तभी हम कह सकते हैं जब उसकी विषय सामग्री में प्रामाणिकता हो, अर्थात विषय सामग्री की जब भी और जितनी बार भी जांच की जाए हर बार जो है वह एक ही प्रकार के परिणाम को दे, मतलब एक ही बार के परिणाम को जब वह देगा बार बार लगातार टेस्ट करने के बाद में, तो इस प्रकार के विषय वस्तु को हम क्या कहते हैं कि वह एक प्रकार से जो है विज्ञान की कसौटी पर खरा उतर जाता है। और तीसरा चीज़ जो होना चाहिए किसी विज्ञान विषय को विज्ञान साबित करने के लिए, वस्तुनिष्ठता। क्या होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता, कि जब किसी घटना का निरीक्षण उसके सत्य के रूप में हम करते हैं, जब निरीक्षणकर्ता जो होता है उसकी मनोवृत्तियों का निरीक्षणों पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तब ऐसे निरीक्षणों को वस्तुनिष्ठ निरीक्षण कहते हैं। समाज मनोविज्ञान के अध्ययन के परिणामों और विषय सामग्री में वस्तुनिष्ठता जो है पूर्ण रूप से विद्यमान है। इसीलिए अभी विज्ञान मतलब एक प्रकार से यह जो समाज मनोविज्ञान है इसकी प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक प्रकृति है, वैज्ञानिक जो है चीज़ें हैं। ठीक, अगली चीज़ चौथी चीज़ ये होनी चाहिए कि भविष्यवाणी करने की योग्यता होनी चाहिए। भविष्यवाणी मतलब क्या होता है, वैज्ञानिक विषय में भविष्यवाणी की योग्यता होती है। जैसे कि बात की जाए, जैसे गणित की मैं बात करूँ तो 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 और 2 क्या होता है, 4 होता है। ये वैज्ञानिक विषय की एक प्रकार से मान लेते हैं मैथ है, 2 और 2 4 होता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम एक प्रकार से है कि हाँ जितने वस्तु ये चीज़ें होंगी, या फिर एक प्रकार से जो भी नियम विज्ञान के हैं वह सही है, मतलब जो रिएक्शन रासायनिक केमिस्ट्री के हैं वह भी सही है कि हाँ जो चीज़ें हम इसकी क्रिया करवा रहे हैं तो यही तत्व मिलेगा। तो ऐसे में उसमें क्या होनी चाहिए, भविष्य की मतलब भविष्यवाणी की योग्यता होनी चाहिए कि हमेशा से यही चीज़ें होंगी। तो समाज मनोविज्ञान एक प्रकार से उसमें भी ठीक ठाक उतरता, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और पांचवी चीज़ क्या होनी चाहिए, पांचवी चीज़ सार्वभौमिकता होनी चाहिए। सार्वभौमिकता मतलब होता है यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल चीज़ उसमें होनी चाहिए, मतलब कि वैज्ञानिक विषयों के सिद्धांत और नियम जो होते हैं कैसे होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। इसीलिए जिस विषय का या फिर जिस भी विषय का अध्ययन आपको करना है उसकी प्रकृति आपको समझनी है और उसमें उसकी प्रकृति को वैज्ञानिक साबित करना है, तो सबसे पहले आपको एक प्रकार से जो है विज्ञान वो तभी होगा जब उसके सिद्धांत कैसे होंगे, सार्वभौमिक होंगे, अर्थात सिद्धांत और नियम किसी भी देश और काल में खरे उतरते हैं, यही चीज़ होती है। इसकी इनकी प्रामाणिकता, वस्तुनिष्ठता और भविष्यवाणी की योग्यता हर देश के लिए होती है। इसलिए जो है इन 5 आधारों को अगर हम देख लें तो हम कह सकते हैं कि समाज मनोविज्ञान जो है वह एक विज्ञान है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि प्राकृतिक विज्ञान जैसे कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आदि की तरह समाज मनोविज्ञान पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं है, क्योंकि इसमें अध्ययनों का चित्रण उतना संभव नहीं होता है जितना कि जीव विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में होता है। तो यह पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ इसको हम विज्ञान मान सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये इसकी आप व्याख्या आसानी से लघु उत्तरीय में टाइप का प्रश्न से पूछ लिया जाए तो भी आप बड़े आसानी से कर सकते हो। तो ये पहला मुद्दा आपका क्लियर हो गया कि समाज मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक है। प्रकृति माने होता है नेचर, प्रकृति माने क्या होता है, नेचर। आगे समझते हैं अगला, समाज मितीय विधि। समाज मितीय विधि क्या होता है, हमने आपको पहले बताया। समाज मितीय विधि के बारे में अगर बात की जाए, समाज मितीय विधि के बारे में, ऐसे आपसे प्रयोगात्मक विधि के बारे में भी पूछ सकता है, प्रयोगात्मक विधि के चरण भी पूछ सकता है। तो प्रयोगात्मक विधि क्या होती है, प्रयोगात्मक विधि के चरणों में जैसे कि जो है समस्या उत्कल्पना होनी चाहिए, चर या फिर एक प्रकार से परिवर्तन होना चाहिए, चरों का नियंत्रण होना चाहिए, चरों का मापन तथा प्रयोग की कार्य विधि होनी चाहिए, परिणाम, व्याख्या, निष्कर्ष, सामान्यीकरण होना चाहिए। प्रयोगात्मक विधि की हानियाँ भी बहुत सारी हैं, तो कई चीज़ें होती हैं। प्रयोगात्मक विधि से भी प्रश्न एग्जाम से में आए दिनों बने हैं, तो उसको भी आप लोगों को देख लेना है। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न क्या पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, समाज मितीय विधि क्या होती है। समाज मितीय विधि के बारे में अगर आपको पता हो तो फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करें। समाज मितीय विधि क्या है, जिसको भी पता हो आप बताने का प्रयास करें कि समाज मितीय विधि क्या है। वैसे मैं आपको अगर बताना चाहूँ समाज मितीय विधि के बारे में तो थोड़ा लंबा है और एक प्रकार से जटिल मुद्दा भी है, लेकिन फिर भी आपको सही तरीके से, अच्छे तरीके से समझाने का पूर्ण रूप से प्रयास रहेगा। समाज मितीय विधि के बारे में एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है मोरेनो। क्या नाम है, मोरेनो। मोरेनो कहते हैं समाज मितीय विधि की परिभाषा को देते हुए कि समूह में सदस्यों के बीच की दूरी, स्वीकृति एवं विकर्षण जो होता है, विकर्षण का मापन करके सामाजिक परिस्थिति, संरचना तथा विकास की जांच, वर्णन और मूल्यांकन किया जाता है। वही विधि कौन सी होती है, समाज मितीय विधि होती है। समाज मितीय जो विधि होती है उसका उपयोग प्रायः किसी समूह के सदस्यों में आपसी संबंधों का, मतलब समाज मितीय मतलब जैसे समाज क्या होता है, समाज सामाजिक संबंधों
का जाल होता है, तो उन्हीं जाल का अध्ययन करना एक प्रकार से ही कहलाता है समाज मितीय विधि। मतलब जो कोई समूह है तो उसी समूह के जो सदस्य हैं उनमें आपसी संबंध कैसा होता है, प्रत्येक व्यक्तियों का अंतर वैयक्तिक आकर्षण कितना, मतलब कि कौन व्यक्ति कितने किसके प्रति ज़्यादा लगाव किसके प्रति रखता है, क्या क्या एक प्रकार से उसमें जो है कौन से भाव उग रहे हैं मन में, ठीक। एवं विकर्षण या समूह की रागात्मक संरचना का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो ये समाज मितीय विधि होती है, इसके बारे में हमने आपको बताई। विधि जब भी आपसे पूछाता है एक जो है एक प्रकार से बात की जाए, एक प्रश्न एग्जाम से आपसे पूछा सकता है कि जो है प्रयोग विधि के चरण बताइए। तो प्रयोग विधि के चरण, पहली समस्या, दूसरी क्या वो जो है उपकल्पना, और चौथा तीसरा क्या चर्या, एक प्रकार से प्रतिवर, ये क्या होते हैं, प्रयोग विधि के चरण होते हैं। तो एक प्रकार ये सब एग्जाम से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्या है, अगला आपसे प्रश्न पूछा गया है क्या, अगला आपसे प्रश्न पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों पूर्वाग्रह। क्या पूछा गया, पूर्वाग्रह के स्रोत। पूर्वाग्रह होता है क्या, सबसे पहले उसके प्रकार देखिए। पूर्वाग्रह जो होते हैं लगभग 8 प्रकार के पूर्वाग्रह हम देखते हैं। जैसे कि पहला पूर्वाग्रह प्रजातीय पूर्वाग्रह, दूसरा यौन पूर्वाग्रह, तीसरा शारीरिक पूर्वाग्रह, चौथा भाषा आधारित पूर्वाग्रह, पांचवा धार्मिक पूर्वाग्रह, छठवां आर्थिक पूर्वाग्रह, सातवां राजनीतिक पूर्वाग्रह, आठवां वेशभूषा आधारित पूर्वाग्रह। ये सब पूर्वाग्रह के बारे में बातें मतलब इसके प्रकार को लेकर के थी। तो पूर्वाग्रह की चीज़ों को आप लिख लीजिएगा। हालांकि यहाँ पर पूर्वाग्रह की एक प्रकार से अगर विशेषताएं आपसे पूछी जाए तो विशेषताएं भी आप कैसे बताएंगे। पूर्वाग्रह जो होता है, पूर्वाग्रह रखने वाला व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ मानता है, बुद्धिमान मानता है तथा अधिक चतुर भी मानता है। यह बात ध्यान रखिए, पहली बात। दूसरी बात यह कि पूर्वाग्रह गलत विश्वासों पर भी आधारित होते हैं। तीसरी बात, पूर्वाग्रह तार्किक निर्णयों के विपरीत होते हैं। चौथी बात, पूर्वाग्रहों के साथ रूढ़ युक्तियाँ भी संबंधित रहती हैं, मतलब कि जो पुराने रीति रिवाज से बनी जो रूढ़ियाँ होती हैं वह भी संबंधित होती हैं। पूर्वाग्रह जो होता है वो पक्ष में भी या फिर विपक्ष में, दोनों में हो सकता है। पूर्वाग्रह ऐतिहासिक तथ्यों पर भी आधारित हो सकते हैं, यह बात भी ध्यान रखेंगे। पूर्वाग्रह में सामाजिक भावना जो है एक प्रकार से पाई जाती है। पूर्वाग्रहों को व्यक्ति महसूस ही नहीं करता, उनकी अभिव्यक्ति भी करता है। पूर्वाग्रह में बात की जाए, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, समूह या सिद्धांत या कोई विचार हो, इनके सबके प्रति हो सकते हैं कौन, पूर्वाग्रह। ओके, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई पूर्वाग्रह के बारे में। तो पूर्वाग्रह के बारे में और भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो आसानी से आप बता सकते हैं पूर्वाग्रह क्या होता है। हालांकि पूर्वाग्रह को अगर परिभाषित करने की बात की जाए तो एक व्यक्ति हैं जेम्स ड्रेबर कहते हैं कि पूर्वाग्रह एक विशेष प्रकार के कार्यों, वस्तुओं, व्यक्तियों तथा सिद्धांतों के विरुद्ध अथवा पक्ष में एक क्या है, अभिवृत्ति है जिसके साथ प्रायः कुछ संवेग भी जुड़े हुए होते हैं। जबकि आगबर्न एक प्रकार से मतलब समाजशास्त्री भी हैं, वो कहते हैं कि पूर्वाग्रह एक जल्दी में हुआ मतलब जल्दी में किया गया एक निर्णय होता है या उपयुक्त परीक्षा के बिना बनाई हुई राय होती है। मतलब पहले से कोई चीज़ आप प्लानिंग से नहीं आए हैं और एक प्रकार से जल्दी में कोई निर्णय लिया जाए या जल्दी में कोई एक प्रकार से आपको कुछ चीज़ें करनी हो तो वो होता है पूर्वाग्रह। जबकि किम्बाल यंग कहते हैं कि एक पूर्वाग्रह रूढ़ी प्रक्रियाओं, कोइंदंतियों, मतलब जो बातें कही जा रही होती हैं समाज में उनको कोइंदंती कहते हैं, तथा पौराणिक जो कथाएं होती हैं आदि के योग के मिलने से, मतलब आदि के योग से बनता है, मतलब सभी लोगों के मतलब सभी के मिलने से बनता है। इसमें एक समूह लेबल या चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है ताकि एक व्यक्ति या समूह की विशेषताएं उसके द्वारा प्रकट हो सकें, या इसी प्रकार से कई बातें हैं। पूर्वाग्रह का अभिप्राय किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में पूर्व निर्धारित आग्रह से जो है होता है। हमें मतलब इसमें बात की जाए, हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान इत्यादि के बारे में बिना किसी जो है परोक्ष के अच्छी या बुरी धारणा बना लेते हैं। अपने सामाजिक व्यवहार में हम कुछ लोगों के बिना किसी परीक्षा के प्रेम करने लगते हैं। फलस्वरूप सहयोग तथा सहानुभूति की भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके विपरीत कुछ लोगों से हम घृणा करने लगते हैं। हमारे अंदर संघर्ष और असहयोग की भावनाएं पैदा हो जाती हैं। मतलब समझिए जैसे कि कोई व्यक्ति आ रहा है, अब उस व्यक्ति के बारे में आपने पहले ना तो जब उसके बारे में जाना है ना सुना है, कि उस व्यक्ति को आप नहीं जान रहे हो, लेकिन पहले से उसके मन में जो है एक प्रकार से आप क्या बना लो, कोई धारणा बना लो कि यह व्यक्ति अच्छा होगा या बुरा होगा, या इसी प्रकार से कई चीज़ों की धारणा आप उनके अगर उस व्यक्ति के मन में अगर आप जो है बसा लेते हो तो वही होती है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह के बारे में हम तमाम सारी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। पूर्वाग्रह यही होता है। आगे बढ़ते हैं तो पूर्वाग्रह के बारे में इतनी जानकारी आपको बहुत पर्याप्त है। आगे देखते हैं और भी चीज़ें। अगला मुद्दा है आपका रूढ़ युक्तियाँ।
रूढ़ युक्तियाँ क्या होती हैं? रूढ़ युक्तियाँ वही होती मतलब जैसे कि जो परंपरा पुरानी है, प्राचीन है, वो चली आ रही है, उसी पर कार्य करके और उसी पे जो है तमाम सारी चीज़ें करी जाएँ, तो वही रूढ़ जो एक प्रकार से उक्तियाँ होती हैं, रूढ़ युक्तियाँ होती हैं। मतलब जो पहले लोग लगातार करते आ रहे हैं, आपके दादा परदादा या आपके पूर्वज लोग जो करते आ रहे हैं, उसी पर आप भी आगे बढ़ो, तो वही होता है क्या? वही होता है आपका रूढ़ युक्तियाँ। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है समूहों के प्रकार। समूह क्या होते हैं भैया? समूह के कई प्रकार होते हैं, कई आधार होते हैं समूह को जो एक प्रकार से समझाने के लिए। समूह पहले सबसे पहले समझो समूह होता क्या है। समूह जो होता है, समूह की अगर मैं बात करूं तो समूह समाज एक अत्यंत बड़ी व जटिल किंतु संगठित व्यवस्था होता है। इस समाज के अंदर क्या होता है, बहुत से उप समाज होते हैं या बहुत सारे उप समूहों की भागीदारी होती है तथा ये उप समाज और उप समूह से संबंधित होते हैं। यह अति आवश्यक है कि पहले हम उन समूहों की संरचना कर तथा कार्यों की जानकारी प्राप्त करें जिनसे समाज की रचना होती है। तो समूह के अर्थ के बारे में अगर बात करें तो समूह जो है व्यक्तियों ने अलग अलग तरीके से बताया है। समाज मनोविज्ञान में समूह की एक विशिष्ट परिभाषा है। यह मात्र व्यक्तियों की संख्या ही नहीं होता है समूह, बल्कि यह उन व्यक्तियों की संख्या होती है समूह जो कि संगठित प्रणाली या व्यवस्था में भाग लेते हों। तो ऐसे व्यक्तियों का समूह जो कि एक संगठित प्रणाली या व्यवस्था में भाग लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। समूह जो है एक प्रकार से दो प्रकार के हो सकते हैं। तो समूह प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह आपने देखा होगा, जो है आंतरिक समूह और एक प्रकार से अंतः समूह, बाह्य समूह, कई प्रकार के समूहों को लोगों ने बांटा है। एक समूह और मतलब कई प्रकार के समूह होते हैं अलग अलग विद्वानों के अनुसार। अब उसको हम चर्चा करेंगे समूह के बारे में जब हम चर्चा करेंगे। ओके, तो आप चिंता मत करें, तो समूह के प्रकार को बारे में हम चर्चा कर लेंगे। अगला है मनोवृत्ति परिवर्तन क्या होता है। मनोवृत्ति परिवर्तन, आप जब आपके एक प्रकार से मन में कोई परिवर्तन हो या फिर कोई चीज़ आप कर रहे हैं, मनोवृत्ति पहले क्या होती है इसको समझो। तो मनोवृत्ति व्यक्ति के मन की एक क्या होती है? विशिष्ट दशा होती है, जिसके द्वारा वह क्या करता है? समाज की विभिन्न परिस्थितियों का, विभिन्न वस्तुओं का, विभिन्न व्यक्तियों, इन सभी के प्रति अपने विचार या फिर मनोभाव को प्रकट करता है। माता पिता अपनी सयानी बेटी के बारे में एक निश्चित मनोभाव रखते हैं। जैसे कि थ्रस्टन एक व्यक्ति है, थ्रस्टन कहता है कि किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के पक्ष या विपक्ष में धनात्मक या फिर ऋणात्मक या सकारात्मक या नकारात्मक भाव की तीव्रता को ही मनोवृत्ति कहते हैं। मतलब आप किसी को देख करके उसके प्रति क्या मनोभाव रख रहे हैं, और वही क्या होता है? एक प्रकार से मनोवृत्ति होती है। आपके मन में कौन सी वृत्ति चल रही है, वही होता है। अब जब उसी जो है जो विचार हैं, जब उसी में परिवर्तन होने लगता है, तो उसी को क्या कहते हैं? मनोवृत्ति परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। आगे समझते परोपकारिता क्या होती है। परोपकारिता, परोपकारिता मतलब होता है जब दूसरों का आप उपकार करें, तो वही होता है परोपकारिता। ठीक है, परोपकारिता, तो इसको आप समझ लीजिए। परोपकारिता के बारे में आपको बता दिया जाएगा। परोपकारिता जब किसी दूसरे के उपकार के लिए आप कोई कार्य कर रहे हो, या आपसे कोई पूछे कि आज्ञाकारिता भी आपसे पूछ सकता है, आज्ञाकारिता क्या होती है। तो मायर्स व्यक्ति है, मायर्स कहते हैं कि यदि अनुपालन का प्रदर्शन किसी प्रत्यक्ष आदेश से होता है, तो ऐसे अनुपालन को आज्ञाकारिता कहा जाता है। इसी प्रकार से जो परोपकारिता जब किसी दूसरे व्यक्ति के एक प्रकार से जो है परोपकार के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति के एक प्रकार से फायदे के लिए जब कोई चीज़ आप करते हो, तो वही क्या होता है? वही उपकार क्या कहलाता है? क्या कहलाता है मेरे भाई? वही परोपकारिता कहलाता है। रूढ़ युक्तियाँ आपको हमने नहीं बताया था ना। रूढ़ युक्तियाँ जैसे कि एक बैरन व्यक्ति हैं, बैरन कहते हैं कि किसी समूह के सदस्यों के बारे में तार्किक आधार के अभाव में विश्वासों की बात की जाए, तो विश्वासों की बात की जाए तो उसके विश्वासों का पुलिंदा बना लेना ही क्या कहलाता है? रूढ़वादिता कहलाता है या फिर रूढ़ युक्तियाँ कहलाती हैं। रूढ़ युक्ति से तात्पर्य विचारों एवं मनोवृत्तियों के उस संयुक्त रूप से होता है जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति, राष्ट्र आदि के बारे में एक ऐसा दृढ़ एवं अस्थायी प्रतिमा बना लेते हैं जो गलत तथ्यों तथा अतार्किक चिंतन पर आधारित होता है। मतलब कि रूढ़वादिता ये होती है, रूढ़ युक्तियाँ यही होती हैं। ठीक, इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका नेतृत्व होता है। नेतृत्व के प्रकार आपसे पूछ रहा है। ये भी नेतृत्व माने क्या होता है? नेतृत्व का अर्थ पहले समझ लीजिए। नेतृत्व जो होता है एक प्रकार का अंतरक्रियात्मक व्यवहार होता है। अंतरक्रियात्मक मतलब क्या होता है कि ये आपके आंतरिक मनोदशा का एक प्रकार से प्रतीक होता है। तो जो नेता तथा सदस्यों के बीच में होता है,
दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, नेता जनता को, जनता नेता को। फिर भी नेता का प्रभाव सदस्य पर अधिक होता है और सदस्यों का नेता पर कम होता है। वह लोगों के व्यवहारों को निर्देशित तथा नियंत्रित भी करता है। कौन? नेता, जो कि नेतृत्व कर रहा है। एक व्यक्ति है क्रेच और एक व्यक्ति है क्रचफील्ड, दोनों ने मिलकर के एक परिभाषा दी है नेतृत्व की। उन्होंने कहा कि नेता किसी समूह का वह सदस्य होता है जो समूह की गतिविधियों को सर्वाधिक प्रभावित करता है और जो समूह के लक्ष्यों को निश्चित करने एवं समूह की विचारधारा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वह नेतृत्व होता है। आपसे नेतृत्व के प्रकार पूछा गया है। नेतृत्व के कई प्रकार होते हैं, हालांकि उससे पहले आप नेतृत्व के गुण को भी समझ लीजिए। एक नेताओं में जो है अनेक गुण पाए जाते हैं और कौन से गुण पाए जाने चाहिए नेतृत्व को लेकर के, मतलब नेता अगर किसी को बनना तो उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहली बात, शारीरिक गुण उसके पास होने चाहिए, मतलब शरीर से नेता जैसा होना चाहिए। उसके बाद में व्यक्तिगत जो है एक प्रकार से व्यक्तित्वशील गुण होना चाहिए उसके पास। उसके बाद में बुद्धि उसके पास होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए नेता के पास, शब्द भंडार होना चाहिए कि क्या बोलना है, बहुत ज़्यादा शब्द भंडार हो उनके पास, दूरदर्शिता हो। दूरदर्शिता मतलब जो बातें वो बोल रहे हैं कल को क्या हो, मतलब उसके बारे में चीज़ें तो वो सोच समझ के बोले। संकल्प शक्ति होनी चाहिए ना एक नेता के अंतर्गत। तो कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। अब इसके कई प्रकार हैं, विद्वानों में मतलब अलग अलग प्रकार के बताए हैं। जब हम चर्चा करेंगे तो आपको विस्तार से सारी चीज़ें आपको समझा देंगे। आगे है आक्रामकता व्यवहार क्या होता है। आक्रामकता जो व्यवहार होता है एक प्रकार से जो आक्रामक रूप से व्यवहार, आप समझते हैं आक्रामक जो शब्द है उसके बारे में तो आप शायद जानते ही होंगे। तो आक्रामकता जो होती है एक व्यवहार होता है और एक ऐसा व्यवहार होता है आक्रामकता जो जानबूझ करके कोई दूसरा व्यक्ति है उस पर मतलब दूसरों का या फिर उसकी जायदाद को अगर आप हानि पहुंचा दो किसी को तो उसके उद्देश्य से किया जाने वाला व्यवहार होता है। कौन? आक्रामकता। आप लिखेंगे कि आक्रामकता एक ऐसा व्यवहार है जो जानबूझकर दूसरों का या उसकी जायदाद को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। एक व्यक्ति है बेरोन, और बेरोन महोदय की बात की जाए तो उन्होंने आक्रामकता की परिभाषा को देते हुए कहा कि आक्रामकता एक ऐसा व्यवहार होता है जिसका लक्ष्य दूसरों को क्षति पहुंचाना या घायल करना होता है। जबकि मायर्स महोदय वही कहते हैं आक्रामकता की परिभाषा देते हुए कि आक्रामकता एक ऐसा शारीरिक या मौखिक व्यवहार होता है जो किसी को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। आक्रामकता के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि बात की जाए आक्रामकता एक होती है जो है विद्वेषी आक्रामकता। ऐसी आक्रामकता क्रोध से उत्पन्न होती है जिसका उद्देश्य किसी को क्षति पहुंचाना होता है। ऐसी आक्रामकता का उद्देश्य स्पष्ट एवं व्यक्त एक प्रकार से हो जाता है, तो ये जो है विद्वेषी आक्रामकता होती है। दूसरी आक्रामकता होती है साधनात्मक आक्रामकता। ये वो आक्रामकता होती है मेरे भाई जिसमें उद्देश्य छिपा हुआ होता है, उद्देश्य का पता नहीं चलता। जैसे किसी को हानि या क्षति पहुँचाने का कार्य छिप कर एक प्रकार से किया जा रहा हो ताकि अपना उद्देश्य प्राप्त किया सके, बाकी मतलब उसका जो उद्देश्य जो है वो छिपा रहे और उसको कोई जान ना पाए। तो इस प्रकार की गई जो एक प्रकार से क्या होती है क्रिया होती है या व्यवहार होता है वही आक्रामकता होती है। ठीक, यह बात ध्यान रखेंगे। एक और बात हमने आपको परोपकारिता का बताया होगा। परोपकारिता के निर्धारक तत्व आपसे कभी कभी एग्जाम से पूछ ले तो परोपकारिता के निर्धारक तत्वों में आप एक पारिस्थितिक जन्य कारक होते हैं, एक सामाजिक कारक होते हैं और एक व्यक्तिक कारक होते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। परोपकारी जो है व्यवहार क्या होता है। मायर्स व्यक्ति हैं और मायर्स कहते हैं मायर्स महोदय के अनुसार कि परोपकारिता का आशय लाभ या प्रतिफल की आशा किए बिना दूसरों की चिंता तथा सहायता करने, अपने स्वार्थों के प्रति सचेष्ट हुए बिना दूसरों के प्रति समर्पित होने से होता है परोपकारिता का अर्थ। तो परोपकारिता भी एक प्रकार से क्या है, व्यवहार है। साक्षात्कार विधि क्या होती है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। साक्षात्कार विधि, तो साक्षात्कार विधि जैसे कि आप समझते हैं साक्षात्कार विधि मतलब होता है, साक्षात माने होता है इंटरव्यू, तो साक्षात्कार माने क्या होता है इंटरव्यू। तो जैसे कि आप इंटरव्यू देते हो जिस प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से एक व्यवहार जो है होता है। वो व्यवहार कौन सा होता है भाई, वो व्यवहार जो होता है साक्षात्कार वाला जो व्यवहार होता है उसका मतलब ये है, व्यवहार का तात्पर्य यहाँ पर ये मेरा लिया जा रहा है कि जो है साक्षात्कार विधि पूछ रहा है आपसे कि साक्षात्कार विधि के बारे में आप लिखें। तो साक्षात्कार विधि जो होती है आमने सामने जो है एक पैनल बैठेगा, पैनल बैठ करके उस पर विचार विमर्श किया जाएगा किसी व्यक्ति से उसके बारे में, मतलब या उसके सारी चीज़ों के बारे में जो उसने विधि बताई है उस विधि में, मतलब कि सारे लोग डिस्कस करेंगे आमने सामने होकर के। तो इस प्रकार की जो विधि होती है किसी मुद्दे पर, तो वो जो है एक प्रकार से विधि कौन सी
कहलाती साक्षात्कार विधि। अब इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे। एक वीडियो आपके लिए सेपरेटली जो है महासंग्राम सीरीज नाम से देने वाला हूँ, उसमें समस्त एक प्रकार से मुद्दों के बारे में आप समझेंगे। यहाँ पर देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपका होना चाहिए। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, ये लघु उत्तरीय के प्रश्न आपके सामने आ गए। इन प्रश्नों को देख लीजिए, इन प्रश्नों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके सीरीज वगैरह में मिले तो आप इनको जरूर पढ़ लीजिएगा 2 से 3 बार, क्योंकि ये आ सकते हैं। ये प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, समाज मनोविज्ञान में प्रायोगिक विधि का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर ये प्रश्न आप नहीं कर सकते तो अथवा अगर कि दूसरा प्रश्न आपको नीचे दिया गया ये भी आप कर सकते थे। ये प्रश्न दिया गया कि समाज मनोविज्ञान की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम्स में और पूछा जा सकता है कि अभिवृत्ति को परिभाषित कीजिए। तो अभिवृत्ति को आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। अभिवृत्ति को परिभाषित कीजिए, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसकी विशेषताओं को आपको बता देने हैं। साथ ही साथ इसकी अभिवृत्ति को सबसे पहले आपको 2-3 विद्वानों के अनुसार समझा देना है। उसके बाद में एक अपनी परिभाषा भी दे देनी है अभिवृत्ति की, ठीक। और अगर ये प्रश्न नहीं कर पाते तो अथवा अगर ये दूसरा नीचे दिया है समाजीकरण के बारे में, मतलब सोशल, मतलब एक प्रकार से जो सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण एक प्रक्रिया होती है जो कि व्यक्ति की होती है, व्यक्ति से व्यक्तित्व बनने की जो प्रक्रिया होती है वही होती है समाजीकरण। तो वो समाजीकरण क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है, समाजीकरण की जो प्रकृति होती है, मतलब इसका नेचर कैसा है, इसको आपको बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। आगे देखिए आप इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समूह के स्वरूप एवं विशेषताओं को बताते हुए समूह संरचना को स्पष्ट कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो समूह के स्वरूप को बताएं सबसे पहले, उसके बाद में उसकी विशेषता बताएं और उसको बताते हुए समूह की संरचना को भी आपको स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपके एग्जाम से प्रश्न पूछा जाएगा। आगे आपसे प्रश्न बन सकता है कौन सा, यहाँ पर देखने का प्रयास करें। ऊपर सबसे दिखाई पड़ रहा होगा, अंतर्वैयक्तिक आकर्षण किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके निर्धारक तत्वों को बताइए। बढ़िया प्रश्न है, इसको आप लोग रट लीजिएगा, मतलब पढ़ लीजिएगा 2 से 3 बार। अगला प्रश्न है आपके सामने, सहकारिता एवं परोपकारिता के प्रमुख जो है निर्धारकों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अथवा अगर ये दूसरा प्रश्न है, आक्रामकता क्या होती है, इसको परिभाषित कीजिए। इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसको आप लोगों को पढ़ लेना है। हालांकि एक वीडियो में मैं सेपरेट, जब मैं महासंग्राम सीरीज की वीडियो लाऊंगा तो उसमें इन सभी मुद्दों पर चर्चा कर लूँगा और विस्तार से एक मुद्दों को बताने का भी प्रयास किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 6वां नंबर, जो है अनुरूपता की परिभाषा दी। अनुरूपता क्या होती है, इसकी प्रमुख विशेषता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न कौन सा है, नेतृत्व के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। नेतृत्व के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, एक प्रश्न जरूर लगातार एग्जाम से बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर खंडसा में प्रवेश करते हैं। खंडसा जो है मेरे भाई, खंडसा की अगर मैं बात करूँ तो खंडसा जो है वो दीर्घ उत्तरीय टाइप का प्रश्न पूछा आता है। और यहाँ से अगर बात की जाए मेरे भाई, जो खंडसा होता है यहाँ से जो है 5 प्रश्न यहाँ पर दिए होंगे, उनमें से केवल और केवल आपको 2 प्रश्न छांट करके करने हैं और प्रत्येक किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग कितने शब्दों में, 500 शब्दों में आपका होना चाहिए। मतलब आपको ये दीर्घ उत्तरीय टाइप का है और अच्छे तरीके से लिखना होगा। ये यहाँ पर प्रश्न देखिए लिखा हुआ है, भारतीय समाज में सामूहिक द्वंद्व के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट कौन सा है, अभिवृत्ति के घटकों का वर्णन कीजिए। अभिवृत्ति परिवर्तन के निर्धारक तत्कारकों का मतलब कारकों पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दूसरा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न दीर्घ उत्तरीय का कैसा हो सकता है, इसको देखिए। लिकर्ट मापनी के निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आकर्षण का विनिमय सिद्धांत क्या है, इसको स्पष्ट करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, सामाजिक व्यवहार में होने वाले संचार के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये सारे के सारे प्रश्न आपके कैसे थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। अब ये दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न है, ऐसे दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न बनते हैं। लघु उत्तरीय टाइप के कुछ ऐसे प्रश्न बनते हैं जो कि हमने आपके सामने रखा, तो ये देखिएगा। और अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न जो बनते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं, ऐसे आपको दिए होंगे पेपर में। आपको यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको ऊपर नीचे पेपर में लिखा हुआ मिलेगा। तो आप चाहे अंग्रेजी से हो चाहे हिंदी से हो, दोनों वहाँ पर आप लाभान्वित हो सकते हैं। हालांकि इसके बारे में वीडियो विस्तार से आपके सामने समस्त अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को एक ही वीडियो में देने का प्रयास, महासंग्राम नाम से हर एक सब्जेक्ट की आपकी जो है एक वीडियो देने का प्रयास रहेगा शुक्ला आईडी पॉइंट पे, उसको जरूर देखेंगे आप सभी लोगों के। तो चलिए इतनी बात आपकी क्लियर हो गई है।
तो एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर आपको अतिलघुत्री में क्या पढ़ना, समाज मनोविज्ञान की प्रकृति, समाजमितीय विधि, पूर्वाग्रह के स्रोत, रूढ़ युक्तियाँ, समूह के प्रकार, मनोवृत्ति परिवर्तन, परोपकारिता, नेतृत्व के प्रकार, ये सब इंपॉर्टेंट है, इन सभी के बारे में पढ़ लीजिएगा। आक्रामकता और साक्षात्कार विधि, ये सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आक्रामकता के बारे में 50 शब्द में लिखना है, साक्षात्कार की विधि के बारे में 50 शब्द, लेकिन इनको आप विस्तार से अगर पढ़ लेंगे तो इनको दीर्घोत्तरीय से भी प्रश्न हो सकता है यहाँ से पूछ लिए जाएँ और लघुत्तरीय में भी पूछ लिए जाएँ। तो आपको मैंने बता दिया लगभग यहीं से सारे के सारे प्रश्न ऐसे फंस जाएंगे, तो आपको और जो है इधर उधर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप अपनी सीरीज ले लीजिएगा किसी भी प्रकाशन की, उसमें अगर इनके उत्तर मिल जाए क्वेश्चंस के तो इनको देखिएगा। हालांकि मैं जो है कुछ चैप्टर्स आपके देने का भी प्रयास करूँगा, तो आप चिंता ना करो, ठीक है। सारी चीज़ें के बारे में हम समझेंगे, समाज मनोविज्ञान क्या होता है उसकी अर्थ परिभाषा के बारे में, उसके तमाम सारी चीज़ें के बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आप परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी, और सारी चीज़ें आपकी एक प्रकार से एक प्रकार से इसका सिलेबस भी मैं देने का प्रयास करूँगा, सिलेबस भी दे दूँगा इसका, हो सकता है आपके सामने, तो उसको भी देख लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक। मॉडल पेपर तो ये आपके सामने प्रस्तुत ही है, मॉडल पेपर आपने देख लिया, ऐसे ऐसे एग्जाम से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो क्लियर हो गया बिल्कुल। तो अब मिले फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, और इससे पहले जो है आप लोगों ने पेपर 1 की वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें, धन्यवाद।